प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत भाग 2 का पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, यह पाठ समझाकर पढ़ाऊंगी। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो बच्चों, इस पाठ में हॉकी के जाने माने खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में बताया गया है कि उनका जीवन कितना संघर्ष में बीता। उन्हें भीषण गरीबी का सामना करना पड़ा, एक एक पैसे के लिए उन्हें तरसना पड़ता था। यहाँ तक कि पैसे के अभाव में उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। कभी कभी उन्हें बच्चों से उधार हॉकी स्टिक मांगना पड़ता था। जीवन में एक एक चीज के अभाव के कारण वे तुनुक मिजाज मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाते थे। इतने बड़े हॉकी खिलाड़ी के होने पर भी उन्हें इतना अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, फिर भी वे आगे बढ़ते गए। लेखक यही दिखाना चाह रहे हैं कि आज हमारे समाज में इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतना दुख उठाना पड़ रहा है। इस पर सरकार और समाज को भी ध्यान देना चाहिए। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तो बच्चों, इसमें जाने माने खिलाड़ी जो है धनराज पिल्ले, तो उनसे साक्षात्कार हुआ है, यानी इंटरव्यू जो होता है तो किसके बीच में हुआ है? विनीता पांडे के बीच में हुआ है। तो इसी इंटरव्यू को इसमें दिया गया है आप लोगों के पाठ में, ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख सकें। विनीता पूछ रही हैं, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो यहाँ पर विनीता पांडे उनसे पूछ रहे हैं धनराज जी से कि पुणे की तंग गलियों मतलब वहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, काफ़ी वहाँ पर जो देखिएगा जगह नहीं होता है रहने के लिए। तो कह रहे हैं कि वहाँ मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत ही लंबा और बहुत ही कष्ट साध्य रहा, मतलब आपको बहुत ही दुख उठाना पड़ा। तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। तो धनराज जी बता रहे हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी इसका शौक हुआ। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं धनराज जी कि बचपन उनका बहुत ही दुख से भरा था और वे काफ़ी गरीब थे, और लेकिन उनके जो दो बड़े भाई थे वे हॉकी खेलते थे, तो इनको भी हॉकी खेलने का शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, हिम्मत नहीं थी उनके पास, मतलब इतना हॉकी स्टिक भी खरीद सके। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। तो वे क्या करते थे, उनके जो दोस्त होते थे, साथी होते थे, तो जब वे खेल चुके होते थे तब वे उनसे हॉकी स्टिक लेते थे और प्रैक्टिस करते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे, मतलब बच्चे जब खेल चुके होते थे तब ये मांगते थे। इसके लिए बहुत धीरज मतलब उनको पेशेंस रखना पड़ता था, धैर्य रखना पड़ता था, अपनी बारी का उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि कब जो बच्चे लोग खेलेंगे तो उनको मिलेगा। तो वे इंतज़ार करते थे इस चीज़ के लिए। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। तो इनको पहली स्टिक जो है हॉकी स्टिक तब इनको मिला जब इनका बड़े भाई जो है भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए थे। तो उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, उनके बड़े भाई ने उनको पुरानी जो स्टिक उनके पास थी वह दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी, क्योंकि उनके भाई का था इसलिए अपना था। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, तब मैं सिर्फ 16 साल का था। तो जब ये 16 साल के थे तब ये 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेले थे। कहाँ पर? मणिपुर में। 16 साल का था उस समय, उनका उम्र 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था, क्योंकि उनको जो है खाना पीना भी ढंग से नहीं मिल पाता था, काफ़ी दुबले हो गए थे। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन भले ही चेहरा से वे दुबले पतले थे, लेकिन उनके अंदर साहस बहुत था। लोग उनसे जो है डरते थे
और कोई कोशिश नहीं करते थे उनसे भिड़ने का, मतलब लड़ाई दंगे करने का। मैं बहुत जुझारू था, मतलब काफ़ी वो छा गए थे हर जगह, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। तो 1986 में उनको कहाँ डाल दिया गया? सीनियर टीम में। और मैं बोरिया बिस्तर, मतलब सारे सामान बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, मतलब काफ़ी अच्छा खेल खेले, हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा। अब उनको ऐसा लगा कि इतना बेहतरीन वो खेल रहे हैं, तो उनको लगा कि 1988 में जो ओलंपिक खेल होगा तो इनको बुलावा आएगा, पर नहीं आया बुलावा। उनको नहीं बुलाया गया। मेरा नाम 87 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। तो 57 खिलाड़ी थे, तो लिस्ट में इनका नाम नहीं था, तो काफ़ी ये उदास हो गए थे। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। लेकिन एक साल के बाद जो है उनको एशिया कप के कैंप के लिए इनको चुना गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब हमेशा वे आगे बढ़ते रहे। अब विनीता उनसे पूछ रही है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों की आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है। तो अपने उनके विद्यार्थी जीवन में उनका कैसा रहा जीवन और स्कूल के दिनों में की जो याद है, इसके बारे में विनीता जी इनसे पूछ रही हैं। तो धनराज जी बता रहे हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मतलब काफ़ी एक कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। तो ये बता रहे हैं क्योंकि पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए आगे तो पढ़ाई से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैं इतना कमज़ोर था कि मुझे चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, मतलब बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है बीएससी या बीए, भले ही नहीं किया हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। तो मतलब हॉकी में ये इतने जो है काबिलियत प्राप्त किए हैं, इतना इनको नॉलेज है कि ये कह रहे हैं कि बैचलर ऑफ हॉकी आप कह सकते हैं मुझे। मतलब मुझे हॉकी के मामले में बहुत कुछ आइडिया है। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो ये मजाक भी कर रहे हैं कि अगर आप मेरी शादी के लिए कहें तो आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। तो फिर विनीता जी उनसे पूछती है, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा क्यों आ जाता है, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, मतलब काफ़ी गुस्सैल हो जाते हैं। तो धनराज जी बोल रहे हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा, मतलब असहाय जैसा। मैं अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता था। तो बता रहे हैं कि मेरा जो बचपन का जीवन था काफ़ी गरीबी में मेरा बचपन गुजरा है, और मेरी माँ को एक एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, मतलब मैं जो गुस्सा हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों के लिए, इसके कई वजह हैं। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। तो बोल रहा है कि मेरे अंदर जो है गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, पछताना भी मुझे पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। तो कह रहा है कि मुझे मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है, मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ भी मुझे नहीं मिलता था, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। तो बोल रहे हैं कि भले ही मैं चिड़चिड़ा हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं जो हूँ भावुक इंसान हूँ, मतलब किसी को अगर मैं दुखी देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। बोल रहा है कि मैं अपने दोस्त फ्रेंड जो होते हैं और अपने परिवार का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। तो बोल रहे हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे इसके लिए कोई शर्म नहीं लगती है। तो विनीता जी उनसे पूछ रही हैं, आपके परिवार
कि आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज जी बोल रहे हैं कि इससे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। तो बता रहे हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा जो है मुझे माँ से मिली है। माँ हमेशा हमेशा मुझे उत्साहित करती रहती थी, प्रोत्साहित करती रहती थी। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मतलब जीवन जीने के लिए जो तरीका होना चाहिए, यह सब मेरी माँ ने सिखाई है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, मतलब क्लोज हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। तो कह रहे हैं कि चाहे मैं विदेश में रहूँ या इंडिया में रहूँ, लेकिन सोने से पहले मैं अपनी माँ से बातें करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। यानी उनकी माँ हमेशा यही सीख दी है कि भले ही तुम बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अपने नम्रता को नहीं छोड़ना, डिसिप्लिन जो है उसको हमेशा बनाए रखना। तो मैं इसको हमेशा माँ की बातों का मैं कद्र करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इनकी एक भाभी है जिनका नाम कविता है, तो इनसे भी वो बहुत कुछ सीखे हैं, तो वे भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब विनीता जी उनसे पूछ रही हैं कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, मतलब आर्टिफिशियल ग्रास जो होता है, बनावटी घास जो होता है, एस्ट्रोटर्फ उसको कहा जाता है, पर हॉकी कब खेली थी? तो धनराज जी बोल रहे हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास, मतलब आर्टिफिशियल घास तब देखी थी जब राष्ट्रीय खेलों, मतलब नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली गए थे। तो जब ये नई दिल्ली 1988 में गए थे, तो वहाँ पर वे आर्टिफिशियल ग्रास देखे थे। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। तो ये दो आदमी हैं, सौम्या और जोक्विम कार्वाल्हो, ये दोनों जो हैं आर्टिफिशियल ग्रास पर किस तरह से खेला जाता है इसका रहस्य वे बताए थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मतलब वे आर्टिफिशियल घास इससे पहले कभी देखे नहीं थे, तो वे उसको स्पर्श कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास उगाई जा सके। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आज जो विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि कृत्रिम आर्टिफिशियल घास भी उगाया जा सकता है। तो फिर विनीता जी बोल रही हैं कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो धनराज जी बोल रहे हैं कि मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तो ये जो है अपने खुद के पैसे से, इतना इनके पास पैसा नहीं था कि एक नई कार खरीद सके, तो ये एक सेकेंड हैंड कार खरीदे थे, उसका नाम था अरमाडा। तो वे बता रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर थे जो इनको दिया था। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, काफ़ी ये पॉपुलर हो चुके थे, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मतलब बता रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों नहीं चले जाएं, पर आपको हाथ में पैसा रहेंगे ऐसा नहीं है। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफ़र करता था। तो इतना मतलब पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन आर्थिक, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने पॉपुलर होने के बाद भी आर्थिक इनके पास तंगी रहती थी। मतलब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े जो महान बड़े बड़े जो पॉपुलर खिलाड़ी हैं उनका आर्थिक किस तरह से आर्थिक मदद देना चाहिए। तो यह सब नहीं होने के कारण इनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता था, और उनको मुंबई की लोकल ट्रेन से उनको सफ़र करना पड़ता था, मुंबई की बसों में उनको सफ़र करना पड़ता था। खुद के इनके पास गाड़ी नहीं थी कि वो जा आ सके, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। बता रहे हैं कि इतना पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं टैक्सी में सफ़र कर सकता। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का एक सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो जब ये सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, इनका एक तस्वीर खींच लिया गया। एक फोटोग्राफर जो है इनका तस्वीर खींच लिया और अखबार में छाप दिया कि देखो हॉकी का एक इतना बड़ा सितारा है जिसका नाम धनराज सिंह पिल्ले है, अभी भी वे मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। मतलब अभी भी उनके पास पैसे की इतनी तंगी है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक
मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। तो अब इनको लगा कि सब जगह मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाया जा रहा है कि मैं लोकल ट्रेन में चढ़ता हूँ, तो क्या करूँ। तो अब मुझे बचना चाहिए, मुझे लोकल ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब बात उन्होंने सोचने लगा, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। तो इतना कम इनको पैसा मिलता था कि इनका घर भी चलाना मुश्किल हो गया था। थोड़ा बहुत जो कमाते थे तो उनको परिवार में खर्च वगैरह जो होता है, खाने पीने का सामान, यह खरीदना पड़ता था। फिर इनकी एक बहन थी, उनकी भी शादी के लिए पैसा जमा करना पड़ा, उनको भी शादी करनी पड़ी। फिर माँ को मुंबई पूना भेजने के लिए पुणे में कुछ पैसा भेजना पड़ता था। तो इस तरह इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेटर हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, उपहार नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो बताए हैं कि यह जो मैं काफ़ी मेहनत किया था, इसी से मैं यह खरीदा था। अब आगे विनीता जी बता रही हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। तो धनराज जी बता रहे हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। तो बता रहे हैं कि पहले के समय में ऐसा था कि खिलाड़ियों को जो है अधिक पैसा नहीं मिलता था, आज तो बहुत कुछ मिल भी रहा है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। तो इनको ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले जो है घर परिवार को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप घर परिवार में रह रहे हो तो घर में क्या होता है, आपको पैसे से सामान खरीदना पड़ेगा, राशन खरीदना पड़ेगा, दूध सब्जी खरीदना पड़ेगा, फल खरीदना पड़ेगा। तो यह सब सबसे पहले ज़रूरी होता है। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। तो जब ये विदेश गए थे खेलने के लिए तो उसमें थोड़ी बहुत कमाई हुई थी, तो उससे 1994 में वो क्या किए थे, पुणे के भाऊ पाटिल रोड है वहाँ पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। तो 1999 में महाराष्ट्र सरकार उनको एक पवई में फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो बता रहे हैं कि इससे उनको बहुत संतुष्टि मिला। इतना पैसा उनको नहीं था कि ऐसा घर खरीद पाते। आगे बता रहे हैं कि विनीता जी पूछ रही हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। मतलब जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं उनके साथ एक मंच पर आप बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। तो धनराज जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं, मतलब विशेष हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, इस पाठ में जो है आपको धनराज पिल्ले के बारे में बताया गया है कि वे अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष किए, कैसे आगे बढ़े, कैसा उनका जीवन था। इतने संघर्ष होने के बाद भी वे जो बैठे नहीं रहे, काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरह जीवन में बहुत कुछ संघर्ष होता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और देश, समाज, परिवार के लिए सोचना चाहिए और समाज को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उसका जो है आर्थिक रूप से इतना उनको तंग नहीं किया जाना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। तो यह सब बात इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को समझाने का राइटर कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल देवज नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।